हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल CSC ऐप पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने जीवन में अच्छा कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने पॉलिटेक्निक सेकंड ईयर का सब्जेक्ट जिसका नाम है डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी, जिसका पहला टॉपिक आता है व्हाट इज़ डाटा स्ट्रक्चर। तो आपको देखना है डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है। तो यहाँ पर डाटा स्ट्रक्चर इज़ अ लॉजिकल एंड मैथमेटिकल मॉडल ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन अ पर्टिकुलर वे। यानी कि डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, आपका लॉजिकल एंड मैथमेटिकल मॉडल होता है अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए या फिर स्टोर करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर। अब डाटा स्ट्रक्चर हमारे किस किस टाइप के होते हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन हमारा बनता है यहाँ से, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, यानी कि हमने अपने डाटा स्ट्रक्चर को कितनी कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। तो पहला क्या है हमारा टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। इसमें पहला टाइप है हमारा क्या, प्रीमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। अब दूसरा क्या है, नॉन प्रीमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। हमने नॉन प्रीमिटिव डाटा स्ट्रक्चर को फर्दर फिर दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। पहला लीनियर डाटा स्ट्रक्चर और दूसरा नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे क्या प्रीमिटिव डाटा स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो प्रीमिटिव डाटा स्ट्रक्चर, डाटा स्ट्रक्चर दैट आर डायरेक्टली ऑपरेट पर्टिकुलर मशीन इंस्ट्रक्शन आर नोन एज प्रीमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। यानी कि वे डाटा स्ट्रक्चर जो किसी मशीन पर डायरेक्टली ऑपरेट किए जा सकें वे क्या कहलाते हैं, आपके प्रीमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। अब इसके कौन कौन से टाइप होते हैं वो देख लेते हैं। तो प्रीमिटिव के अंदर सबसे पहले आता है इंटीजर। तो इंटीजर इज़ यूज फॉर स्टोरिंग इंटीजर वैल्यू। इंटीजर किस लिए यूज़ करते हैं, अपने किसी भी इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए। दूसरा क्या है, फ्लोट। तो फ्लोट इज़ यूज फॉर स्टोरिंग फ्रैक्शन वैल्यू, जैसे कि आपकी कोई भी वैल्यू दे रखी है 9.25 या फिर 6.29, इस तरीके से ये सब क्या है आपकी फ्रैक्शन वैल्यू। यदि आप इस तरीके की कोई वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हो तो किसको यूज़ करोगे आप, फ्लोट का। थर्ड क्या है आपके पास, करेक्टर। तो करेक्टर इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग सिंगल करेक्टर वैल्यू। यदि आप कोई भी सिंगल करेक्टर वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हो तो आप किसका यूज़ करोगे, करेक्टर का। जैसे कि आपको स्टोर करना है कैपिटल ए, या फिर स्टोर करना है आपको स्मॉल ए, या फिर स्टोर करना है आपको कोई भी नंबर। तो ये सब क्या है आपके सिंगल करेक्टर। अब उसमें हमारे में एक और दिया हुआ था जिसका नाम क्या था, बूलियन। तो बूलियन डाटा स्ट्रक्चर क्या है, इसके अंदर या तो वैल्यू फॉल्स स्टोर होती है या फिर ट्रू स्टोर होती है। यदि ट्रू है तो उसका मतलब क्या है 1, और यदि फॉल्स है तो उसका मतलब क्या है 0। अब देख लेते हैं हमारे नॉन प्रीमिटिव डाटा स्ट्रक्चर कौन से होते हैं। तो नॉन प्रीमिटिव डाटा स्ट्रक्चर आर दोज डाटा स्ट्रक्चर विच आर डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ प्रीमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। यानी कि वे डाटा स्ट्रक्चर जो हमारे प्रीमिटिव डाटा स्ट्रक्चर की सहायता से ड्राइव्ड किए जाते हैं वो डाटा स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं, हमारे नॉन प्रीमिटिव डाटा स्ट्रक्चर कहलाते हैं। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि नॉन प्रीमिटिव डाटा स्ट्रक्चर को हमने दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है, पहला लीनियर और दूसरा नॉन लीनियर। तो लीनियर के अंदर कौन से आते हैं, तो सबसे पहला आता है नॉन लीनियर के अंदर सबसे पहला एरे। तो एरे है क्या, एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। यानी कि एरे क्या है, एक कलेक्शन होता है सिमिलर टाइप के डाटा का। जैसे सपोज करो आपको इंटीजर डेटा टाइप की कोई 20 या फिर 40 वैल्यू स्टोर करनी है, तो आप सिंगल वेरिएबल के थ्रू उसको स्टोर कर सकते हैं। कैसे, यदि आप लिखोगे इंटीजर ए और यहाँ पर वैल्यू दे दो कितनी 40, तो ए एक ऐसा वेरिएबल है जो इंटीजर डेटा टाइप की 40 वैल्यू को इससे में अपने अंदर स्टोर कर सकता है। जरूरी नहीं है केवल वैल्यू हमेशा इंटीजर डेटा टाइप की आएगी, आप फ्लोट करेक्टर कुछ भी ले सकते हो। जैसे दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं हम यहाँ पर, फ्लोट बी इक्वल्स टू 20। यानी कि बी एक ऐसा वेरिएबल है जो फ्लोट टाइप की 20 वैल्यू को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। इसके बाद इसमें क्या है, लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट क्या है, एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, और जो हमारी लिंक लिस्ट होती है उसके अंदर क्या होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। अब वो 2 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम क्या स्टोर करते हैं, इन्फॉर्मेशन,
और सेकंड वाले पार्ट के अंदर हम क्या स्टोर करते हैं, एड्रेस। तो एड्रेस होता किसका है, ये हमारे पास नेक्स्ट नोड का। सपोज करो आपके पास एक और नोड है यहाँ पर, तो इसमें ही फिर से पहले वाले में तो क्या आ जाता है, इन्फॉर्मेशन, और सेकंड वाले में क्या आता है, एड्रेस। सपोज करो यहाँ पर हमारे पास कोई भी नेक्स्ट नोड नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या स्टोर कर सकते हैं, नल वैल्यू। इसके बाद हमारे पास थर्ड आता है क्यू डाटा स्ट्रक्चर। तो क्यू फॉलो द कंसेप्ट ऑफ फीफो, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो एलिमेंट सबसे पहले इंसर्ट हुआ होगा वही एलिमेंट आपका सबसे पहले क्या होगा, डिलीट होगा। तो ये क्या होती है, कुछ इस तरीके से आपकी क्यू होती है। और स्टार्टिंग में आपके फ्रंट और रियर दोनों एक ही प्लेस पर होते हैं। तो बेसिकली फ्रंट के द्वारा तो हम एलिमेंट को क्या करते हैं, डिलीट, और रियर के द्वारा हम क्या करते हैं, इंसर्ट। यानी कि जब भी हमें कोई एलिमेंट इंसर्ट करना होगा तो हम किसका यूज़ करेंगे, रियर का, और जब भी कोई एलिमेंट डिलीट करना होगा तो किसका यूज़ करेंगे, फ्रंट का। स्टार्टिंग में आपके फ्रंट एंड रियर किस पे हैं, एक ही प्लेस पर है। सपोज करो आपने इंसर्ट किया है 10, तो इस समय आपका रियर तो कहाँ चला गया होगा, एक कदम आगे, और फ्रंट का होगा वहीं पर। आप इंसर्ट करोगे 20, तो 20 यहाँ पर आ गया। आपने इंसर्ट किया 30, तो जैसे ही आप 30 इंसर्ट करोगे तो रियर कट के यहाँ कहाँ जाएगा, इस बार यहाँ पर फ्रंट का रहेगा आपके पास यहाँ पर। यानी कि जब भी आपका कोई नया एलिमेंट इंसर्ट होता है तो फ्रंट की वैल्यू क्या होती है, 1 इंक्रीज होती है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, स्टैक। तो स्टैक भी क्या है, एक हमारा लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, और लेकिन स्टैक जो होता है हमारा किस कंसेप्ट को फॉलो करता है, लीफो। इसका मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो एलिमेंट सबसे लास्ट में इंसर्ट होगा वही एलिमेंट सबसे पहले डिलीट होगा। तो देख लेते हैं इसे ऐसे। इसमें आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या होता है, टॉप। तो टॉप क्या होता है, आपका टॉप मोस्ट एलिमेंट होता है, जहाँ पर यदि आपको कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है, यदि कोई एलिमेंट डिलीट करना है तो आपको कौन बताएगा, वो टॉप। सपोज करो आपको एलिमेंट इंसर्ट करने हैं 10, 20 एंड 30। सबसे पहले आप इंसर्ट करोगे 10, तो इस समय टॉप की वैल्यू कहाँ पर है, 0 पर। इसके बाद आपने इंसर्ट किया 20, तो टॉप की वैल्यू आपके यहाँ पर आ गई, एक कदम आगे, यहाँ पर क्या हो गया आपका ये टॉप। अब फिर आएगा 30, तो टॉप कहाँ चला गया इस समय, यहाँ पर। तो टॉप हमेशा वहीं पर आता है जहाँ पर आपका टॉप मोस्ट एलिमेंट पड़ा हुआ होता है। और टॉप की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू या तो क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, या फिर -1 हो सकती है। अब जैसे हम इसके अंदर कोई भी एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं तो उस ऑपरेशन का क्या नाम है, पुश। कौन सा ऑपरेशन लगाते हैं हम, पुश। और जैसे कोई एलिमेंट डिलीट करते हैं तो उसका क्या नाम है, पॉप। और इतना याद रखना है कि स्टैक के अंदर जब भी कोई एलिमेंट डिलीट होगा तो कहाँ से होगा, स्टार्टिंग से होगा। इसके बाद क्या है हमारे पास, ट्री। तो ट्री इज़ अ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ट्री क्या हमारा नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, और ट्री डाटा स्ट्रक्चर हैव अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। ट्री के अंदर क्या होती है, एक हमारी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है। अब कैसे ट्री होता है, क्या देखो, जैसे एक ये नोड, इसके बाद एक यहाँ नोड, यहाँ पर नोड, और ये यहाँ, यहाँ, और ये यहाँ, ये क्या है आपका ट्री। तो ये क्या है आपका पेरेंट, ये क्या है आपकी पेरेंट नोड, और ये क्या है आपकी चाइल्ड नोड। ठीक है, और ये दोनों आपस में क्या है, सिबलिंग। सिबलिंग, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बोलते हैं। इसके अंदर नाम दे सकते हो A, B, C, D, E, F एंड G। इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, ग्राफ। तो ग्राफ इज अ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ग्राफ भी क्या हमारा नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। तो ग्राफ के अंदर होता क्या है, ये ग्राफ के अंदर ईच एंड एवरी वर्टेक्स कनेक्टेड टू ईच अदर। तो ये क्या है आपका कोई ग्राफ है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कोई भी नोड ऐसी नहीं है जो किसी ना किसी नोड से कनेक्ट ना हो। तो इसे क्या रख देंगे, A, B, C, D, E। तो ये क्या कहलाती है आपकी वर्टेक्स, और ये क्या कहलाती हैं आपकी एजेस। आप क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को आप पक्का करके जाइएगा। सेकंड टॉपिक आता है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, व्हाट इज़ द टाइप डाटा टाइप एक्सप्लेन इन डिटेल।
डाटा टाइप्स क्या होता है उन्हें एक्सपेरिमेंट डिटेल करना है। तो पहले देखने हैं बेसिकली डाटा टाइप होता क्या है। तो आ डाटा टाइप इज आ आइडेंटिफायर टू वेरियस टाइप ऑफ डाटा, यानी कि डाटा टाइप का यूज़ हम किस लिए करते हैं, एक आइडेंटिफायर की तरह यूज़ करते हैं जिससे कि पता कर सकें ये हमारी किस टाइप की वैल्यू है। सपोज करो इंटीजर वैल्यू है, करैक्टर वैल्यू है, इसके लिए। अब हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा टाइप्स, तो हमने डाटा टाइप्स को अपने 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। पहला प्रीमिटिव डाटा टाइप, दूसरा ड्राइव डाटा टाइप और तीसरा यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी। तो प्राइमरी कौन से होते हैं, वो डाटा टाइप जो हमारे पहले से प्री डिफाइन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रीमिटिव डाटा टाइप्स। तो कौन कौन से हैं, इंटीजर इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग द इंटीजर वैल्यू। ऐसे ही फ्लोट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग द फ्रैक्शन वैल्यू। अब ऐसे क्या आता है हमारा लास्ट, करैक्टर। तो करैक्टर इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग द सिंगल करैक्टर वैल्यू। वही जैसे मैंने आपको बताया था, यदि आपको ए स्टोर करना है या फिर आपको बी स्टोर करना है या फिर कोई नंबर स्टोर करना है, तो ये सब क्या है, सिंगल करैक्टर, और इनके थ्रू क्या है आप किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अब इसके बाद देखेंगे हमारे ड्राइव डाटा टाइप। तो ड्राइव डाटा टाइप्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग बेसिक डाटा टाइप, यानी कि वे डाटा टाइप जो हमारे प्राइमरी डाटा टाइप की सहायता से ड्राइव किए जाते हैं वो कहलाते हैं आपके ड्राइव डाटा टाइप्स। अब इसके बाद क्या होता है, यूजर डिफाइन। तो सी अलो अस टू क्रिएट आवर ओन डाटा टाइप यूजिंग द बुल्ट इन डाटा टाइप्स, यानी कि हम बुल्ट इन डाटा टाइप की सहायता से कुछ अपने भी डाटा टाइप्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ, एनएम एंड टाइप डेफ आर द कीवर्ड दैट आर यूज टू क्रिएट आवर ओन डाटा टाइप्स, यानी कि टाइप डेफ और एनएम की सहायता से हम अपने डाटा टाइप्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। अब मैंने एक यहाँ पर एक टेबल बना रखी है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जब आपसे पूछा जाए द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा टाइप्स तो आप बस इस टेबल को भी बना दोगे तो तब भी आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या क्या लिख रखा है, यहाँ पर तो क्या है डाटा टाइप्स, यहाँ पर क्या है उसका साइज, और यहाँ पर क्या है उसकी रेंज। जैसे इंटीजर या तो साइन होगा या फिर अनसाइंड होगा, साइन हो या फिर अनसाइंड, तो ये कितने बिट का होता है हमारा, 2 बाइट का। किसका होता है, 2 बाइट। यहाँ पर क्या होता है, बाइट। अब एक बिट तुम्हें पता है बाइट कितने की होती है हमारी, 8 बिट की। तो मैंने उसकी रेंज फिर लिखी हुई है माइनस के 32,768 से लेकर प्लस के 37,767 तक। ऐसी अनसाइंड की है 0 to 65,535। ऐसी मैंने यहाँ पर सभी की लिख रखी है ऑलमोस्ट। जैसे कि लॉन्ग की क्या है, अनसाइंड लॉन्ग की क्या है, फ्लोट की क्या है। आपको फ्लोट की याद रखनी है कि फ्लोट का साइज कितने का होता है, 4 बाइट का, और उसकी रेंज क्या है यहाँ पर 3.4e माइनस 38 से लेकर 3.4e प्लस के 38 तक। E4 क्या होता है यहाँ पर, एक्सपोनेंट। अब यदि हमसे इसका कोई फॉर्मूला पूछे कि कोई ऐसा फॉर्मूला जिसके थ्रू क्या है हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकें अपनी अनसाइंड बिट को और साइन बिट की रेंज हमारी कितनी है, तो साइन बिट के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, 2 की पावर n-1 टू 2 की पावर n-1 तक, और अनसाइंड के लिए क्या है 0 to 2 की पावर n-1। तो सपोज करो आप चेक कर सकते हो किसके लिए, करैक्टर के लिए, क्योंकि करैक्टर का साइज कितना होता है 1 बिट का। तो पहले इस फॉर्मूले में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 7 टू 2 की पावर 7-1, और यदि आप इनको ओपन करोगे तो आपके पास आएगा माइनस के 128 टू 127, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक कम हो रहा है। इस तरीके से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। अब ऐसे अनसाइन के लिए कर सकते हो 0 to 2 की पावर कितनी रखनी है हमें, 8-1, यानी कि 256 माइनस 1 तो कितनी आ जाएगी, 255। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी लिखी हुई है आपकी, 0 to 255। इस तरीके से आप आसानी से इसे कैलकुलेट कर सकते हो। यदि आपसे कहीं किसी भी डाटा टाइप की रेंज पूछे तो आप इन 2 फॉर्मूले के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद आपको देखना है प्रॉब्लम सॉल्विंग कंसेप्ट। अब हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग कंसेप्ट जो है बेसिकली 3 टाइप्स का है, टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच। हमारी बुक्स में यानी हमारे सिलेबस में केवल 2 दिए हुए हैं, टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच। या तो इससे आपसे कोई डिफरेंस पूछेगा दोनों में, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है। तो देखते हैं कि टॉप डाउन अप्रोच हमारी होती क्या है। तो टॉप डाउन अप्रोच,
एन अप्रोच टू डिजाइन एल्गोरिथम इन विच बिगर प्रॉब्लम इज ब्रोक इनटू अ स्मॉल पार्ट्स। इसमें क्या होता है, हमारे पास जो भी कोई बिग प्रॉब्लम दी हुई होती है हम उसे कुछ छोटे छोटे मॉड्यूल के अंदर ब्रेक कर लेते हैं। इसी कारण से इसे हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन अप्रोच बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, दिस अप्रोच इज जनरली यूज्ड बाय द स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसे किसके द्वारा यूज़ किया जाता है, हमारे स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा यूज़ किया जाता है। कौन कौन सी हैं, सी, कोबाल, फोर्टान, ये सब क्या है आपकी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके बाद लिखा हुआ है, इन दिस अप्रोच इज़ यूज्ड विद डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मॉड्यूल एंड डिबगिंग। यानी कि इस अप्रोच का यूज़ कहाँ पर यूज़ करते हैं हम, डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए किसी मॉड्यूल का, या फिर डिबग करने के लिए। डिबग का मतलब क्या होता है, जब भी किसी कोड में एरर आ जाती है तो उस एरर को डिबग करना ही हमारा क्या कहलाता है, डिबगिंग कहलाता है। इसके बाद क्या है इसके ड्रॉबैक, लेस इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द मॉड्यूल इन दिस अप्रोच। यानी कि इसमें जो हमारी सब प्रॉब्लम होती है उनके बीच में लेस इंटरेक्शन रहता है और कम्युनिकेशन भी इसके अंदर क्या होता है, बहुत ना के बराबर ही होता है। एवरी पार्ट डेवलप सेपरेटली। इसके अंदर क्या है, कोई भी पार्ट जो होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेटली डेवलप करते हैं। तो इसके लिए आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे रेलवे रिजर्वेशन, और इसके अंदर यहाँ पर दिखा सकते हो, यहाँ पर कोई बिगर प्रॉब्लम थी, हमने क्या कर दिया, कुछ छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे कैसे, पैसेंजर, इसके बाद स्टेशन, इसके बाद सीट्स, इसके बाद रूट, इस तरीके से। और इसके लिए आप एक छोटा सा डायग्राम और बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आपकी कोई मेन प्रॉब्लम है, ये क्या है आपकी कोई मेन प्रॉब्लम, इसको आपने फिर इधर दो पार्ट में डिवाइड किया, ए एंड बी में, और फिर से इसको फिर से डिवाइड कर दिया किसके अंदर, सी एंड डी के अंदर, और इसको ई एंड एफ के अंदर। इस तरीके से आप इसे बना सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे अपना बॉटम अप अप्रोच क्या होती है। तो बॉटम अप अप्रोच, इस अप्रोच में क्या होता है, हम पहले कुछ प्रॉब्लम के छोटे छोटे पार्ट को सोल्व करते हैं और फिर उन सबको एक साथ इंटीग्रेट कर देते हैं, जिससे कि हम अपने फाइनल आउटपुट को प्राप्त कर सकें। तो इन दिस अप्रोच स्मॉल प्रॉब्लम आर सोल्व्ड एंड दीज प्रॉब्लम आर इंटीग्रेटेड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ बिगर प्रॉब्लम। जो मैंने बताया वो उसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, कंपोजिशन अप्रोच भी इसे बोलते हैं। इट रिक्वायर कम्युनिकेशन अमंग डिफरेंट मॉड्यूल। इसे रिक्वायरमेंट होती है कम्युनिकेशन करने के लिए एक दूसरे मॉड्यूल से। इट इज़ यूज्ड बाय द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसे किसके द्वारा यूज़ किया जाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा इसे यूज़ किया जाता है। कौन कौन सी हैं, जैसे जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन। अब इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है लास्ट पॉइंट, डाटा हाइडिंग एंड एनकैप्सुलेशन इज आल्सो इम्प्लीमेंटेड इन दिस अप्रोच। डाटा की हाइडिंग एंड एनकैप्सुलेशन भी इस फेज के अंदर ही हमारा डेवलप किया जाता है। और हम इसे लास्ट पॉइंट है कहाँ पर यूज़ करते हैं, टेस्टिंग मॉड्यूल के अंदर इसका कहाँ है यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होगा, जैसे आपकी कोई प्रॉब्लम थी यहाँ पर ए, और यहाँ पर क्या था एक मॉड्यूल बी, एक मॉड्यूल क्या था यहाँ पर सी, एक मॉड्यूल क्या था डी। तो ये क्या थे, हमारे कुछ प्रॉब्लम के सब पार्ट थे। तो हमने पहले क्या किया, इन पार्ट्स को सेपरेटली पहले क्या किया, सोल्व किया। जब ये सोल्व हो गए तो हमारे पास कुछ आउटपुट प्राप्त हुआ, जिसका हमने नाम क्या रख दिया है, एफ। ऐसे इससे और इससे हमारा कुछ रिजल्टेंट मिला है, इसका हमने नाम क्या रख दिया है, जी। अब इन दोनों को भी सॉल्यूशन करने के बाद ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे और अपना क्या करेंगे, फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। सपोज करो फाइनल आउटपुट जो है आपका क्या है, वो आई। तो हमने क्या किया, जो हमारे पहले सब छोटे छोटे मॉड्यूल थे पहले उनको सोल्व किया, और सोल्व करने के बाद उनको इंटीग्रेट करते गए, जिससे कि हम अपने फाइनल आउटपुट तक जा सकें। तो इससे क्या कर सकते हैं, आप इसको एरो दिखाओगे कहाँ से, नीचे से ऊपर की तरफ। इसलिए क्या करते हैं इसे बॉटम अप अप्रोच, यानी कि कहाँ से स्टार्ट होती है, बॉटम से, और जाती कहाँ तक है, टॉप तक। अब मैंने इसके यहाँ पर कुछ डिफरेंस भी लिखे हुए हैं कि टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप्रोच में क्या डिफरेंस है। तो पहला पॉइंट है, प्रॉब्लम ब्रोक डाउन इनटू स्मॉल पार्ट्स। प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट के अंदर ब्रेक कर दिया जाएगा। इन दिस स्मॉल प्रॉब्लम आर सोल्व, छोटे छोटे प्रॉब्लम को सोल्व किया जाएगा, उसके बाद इंटीग्रेट किया जाएगा। सेकंड पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, इट इज़ यूज बाय द स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
कौन कौन सी है? सी, कोबाल एक्सेट्रा। इट इज़ यूज बाय द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे पाइथन, C++, और इसके अंदर जावा भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब इट इज़ यूज बाय द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मॉड्यूल एंड डिबगिंग कोड। इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है? मॉडल की डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए और कोड को डिबग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसे कहाँ यूज़ किया जाता है? अपने टेस्टिंग मॉड्यूल के अंदर यूज़ किया जाता है। इसमें कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट नहीं होता, यहाँ पर लिखा हुआ है इट डज नॉट रिक्वायरमेंट कम्युनिकेशन बिटवीन मॉड्यूल, इट रिक्वायर कम्युनिकेशन बिटवीन मॉड्यूल, इसमें रिक्वायरमेंट होती है। इट कंटेन रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन, ये क्या है? आपकी कोई भी डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन को रख सकता है, लेकिन जो आपका बॉटम अप है उसके पास कोई भी डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर मॉडल आपस में क्या कर देते हैं? कम्युनिकेट करते रहते हैं। इसलिए किसका यूज़ करता है? डीकम्पोजिशन अप्रोच का यूज़ करता है, और ये कंपोजिशन अप्रोच का यूज़ करता है। इसका इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट करता है आपका किस पे? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे और प्लेटफॉर्म पर, और जबकि इसके पास प्लेटफॉर्म या फिर उसके प्रोग्रामिंग के ऊपर उसका इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड नहीं करता है। तो आपको ये डिफरेंस याद रखना है। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या दे रखा है? वेरिएबल। तो वेरिएबल होता क्या है? तो वेरिएबल इज़ अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल क्या होता है? हमारी मेमोरी लोकेशन का नेम होता है। इट इज़ यूज टू स्टोर द डाटा, इसका किस लिए यूज़ करते हैं? अपने डाटा को स्टोर करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इट कैन बी चेंज एनी एंड रीयूज मैनी टाइम, यानी कि इसका हम बार बार इसको चेंज भी कर सकते हैं और उसका रीयूज भी कर सकते हैं। सिंटैक्स क्या होता है? सबसे पहले लिखते हैं अपना डाटा टाइप, और यहाँ पर क्या डालते हैं? अपना वेरिएबल का नेम। एग्जाम्पल में हम कैसे दे सकते हैं यहाँ पर? जैसे कि इंटीजर ए, या फिर फ्लोट बी। तो ये क्या है? हमारा डेटा टाइप, और ये क्या? वेरिएबल नेम। ऐसे ये डेटा टाइप, ये क्या है? हमारा वेरिएबल नेम। जैसे मैंने बताया इसकी वैल्यू को रीयूज भी किया जा सकता है। तो कैसे? पहले आप लिखोगे इंटीजर ए इक्वल टू 20। अब चाहो तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो ए इक्वल टू 30। इस समय ए की वैल्यू करंट में क्या है? 30। आप इसे फिर से भी चेंज कर सकते हो, ए इक्वल टू 40। यही क्या है? हमारे वैल्यू को असाइन करना। कैसे असाइन करते हैं? या तो आप पहले उसको डिक्लेयर कर दीजिए जैसे इंटीजर ए, और बाद में उसको वैल्यू को असाइन कर दीजिए, या फिर जैसे मैंने अभी डायरेक्टली करके दिखाई है कि आप डायरेक्टली जब असाइन करोगे तभी वैल्यू उसको वहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हो। अब हमारे पास क्या है? रूल्स ऑफ वेरिएबल। जब भी हम अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो हमारे पास क्या रूल्स हैं उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला, वेरिएबल कैन हैव अल्फ़ाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर। वेरिएबल के पास अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, अंडरस्कोर हो सकता है, या फिर कोई डिजिट भी हो सकती है। सेकंड क्या है? वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद अल्फ़ाबेट एंड अंडरस्कोर ओनली, यानी कि जो हमारे वेरिएबल का नेम होगा या तो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा या फिर अंडरस्कोर से। इसका मतलब वो ना तो कभी भी किसी स्पेशल सिंबल से स्टार्ट होगा और ना ही किसी डिजिट से स्टार्ट होगा। जैसे कि यदि आप कहीं पर लिख देते हैं इंटीजर A 2 3, तो ये क्या है? आपका वैलिड। लेकिन यदि आपने ऐसे लिख दिया इंटीजर 2 3 A, तो ये क्या हो जाएगा? आपका इनवैलिड, क्योंकि वेरिएबल नेम हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा? या तो अल्फ़ाबेट या फिर अंडरस्कोर। यहाँ पर किससे स्टार्ट हो गया? डिजिट, तो इसलिए क्या है? ये इनवैलिड। थर्ड पॉइंट क्या है? नो वाइट स्पेस इज अलाउ विद इन द वेरिएबल नेम, यानी कि जो भी आपका वेरिएबल का नेम होगा उसके बीच में कोई भी वाइट स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे यदि आपने ऐसे लिख दिया इंटीजर ABC, उसके बाद स्पेस देकर लिख दिया D और E, तो ये क्या है? आपका इनवैलिड। लेकिन हाँ, इसे आप ऐसे लिख सकते हो इंटीजर ABC अंडरस्कोर DE। अब क्या है? ये आपका एक वैलिड वेरिएबल डिक्लेरेशन है। इसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है? वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी एनी रिजर्व वर्ड और कीवर्ड। जो आपका वेरिएबल नेम है वो पहले से कोई भी रिजर्व कीवर्ड नहीं होना चाहिए। रिजर्व कीवर्ड जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, करैक्टर, बुलियन, इस तरीके से आप अपने वेरिएबल का नेम असाइन नहीं कर सकते हो। जैसे कि आपने लिख दिया इंटीजर और फिर से आपने लिख दिया इंटीजर इक्वल टू 20, तो ये आपका क्या होगा? इनवैलिड, क्योंकि इंटीजर हमारा पहले से ही प्री डिफाइन है, तो आप इसको वेरिएबल नेम की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसे आप ऐसे लिख सकते हो इंटीजर I कैपिटल बना दीजिए यहाँ पर,
और इक्वल टू 20 लिख दीजिए। अब क्या है, ये आपका वैलिड है। यदि आपको सेम नेम लिखना है तो आप उसके कैपिटल लेटर का यूज़ कर सकते हो। इसके बाद देखेंगे हमारे टाइप्स ऑफ वेरिएबल क्या होते हैं। तो बेसिकली हमारे जो वेरिएबल हैं 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पहला लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल क्या होते हैं? वो वेरिएबल होते हैं जो किसी फंक्शन या फिर ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं। ऐसे फंक्शन क्या कहलाते हैं? हमारे लोकल वेरिएबल कहलाते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में इसको यहाँ पर लिख सकते हो, वॉइड मेन। अब यहाँ पर आप वैल्यू दे सकते हो क्या? इंटीजर a इक्वल टू 20, इंटीजर b इक्वल टू 30, और इसको क्या कर सकते हो? ब्लॉक को बंद। तो आपका ये क्या है? एक लोकल वेरिएबल है। दूसरा क्या दे रखा है हमारा? ग्लोबल वेरिएबल, यानी कि वो वेरिएबल जो किसी फंक्शन या फिर ब्लॉक के आउटसाइड डिक्लेयर किए जाते हैं, वो फंक्शन क्या कहलाते हैं? आपके ग्लोबल वेरिएबल। जैसे आप लिख सकते हो इंटीजर a इक्वल टू 20, और यहाँ पर लिख सकते हो फिर से वॉइड मेन, और इस तरीके से आप यहाँ पर सपोज कीजिए लिख रहे हो a इक्वल टू 30। तो आपने क्या किया है, यहाँ पर जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ये कैसे डिक्लेयर किया है? एज अ ग्लोबल। ग्लोबल वेरिएबल की एक स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है कि ग्लोबल वेरिएबल को किसी फंक्शन के अंदर भी एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन लोकल वेरिएबल जो होते हैं वो केवल उसी फंक्शन या फिर ब्लॉक के अंदर एक्सेस किए जा सकते हैं जहाँ पर उनको डिक्लेयर किया जाता है। इसके बाद क्या है? थर्ड हमारा स्टैटिक वेरिएबल। तो अ वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर विद इन द स्टैटिक कीवर्ड इज नोन एज स्टैटिक कीवर्ड। और स्टैटिक कीवर्ड की यानी कि वेरिएबल की जो वैल्यू होती है हमारी चेंज नहीं की जा सकती है। तो आप ऐसे लिख सकते हो इंटीजर स्टैटिक a इक्वल टू 20। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है? ऑटोमेटिक कीवर्ड यानी कि ऑटोमेटिक वेरिएबल। तो ऑल वेरिएबल इन सी दैट आर डिक्लेयर इनसाइड द ब्लॉक आर ऑटोमेटिक वेरिएबल बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि वे वेरिएबल जो हमारे किसी फंक्शन या फिर ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं? ऑटोमेटिक कीवर्ड होते हैं। वी कैन डिक्लेयर एन ऑटोमेटिक वेरिएबल यूजिंग द ऑटो कीवर्ड। हम ऑटो कीवर्ड के द्वारा अपने ऑटोमेटिक कीवर्ड को डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर लिखोगे वॉइड, और यहाँ पर लिखोगे मेन, और यहाँ पर आप लिख दो इंटीजर b इक्वल टू 30, और आप लिख दो इंटीजर, लिख दो ऑटो b इक्वल टू 40। ये आपके दोनों कैसे हैं? ऑटोमेटिक वेरिएबल हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जो किसी फंक्शन या फिर ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किए जाएंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहते हैं? ऑटोमेटिक। तो ये भी क्या है हमारे पास? ऑटोमेटिक। हमने इसे ऑटो कीवर्ड के द्वारा किया और ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या है? ऑटोमेटिक। इसके बाद देखते हैं कांस्टेंट। तो कांस्टेंट इज़ अ वेरिएबल नेम गिवन टू द वेरिएबल हुज वैल्यू कांट बी चेंज। तो कांस्टेंट क्या होता है? एक वेरिएबल नेम होता है जो किसी वेरिएबल को दिया जाता है। इट्स मीन्स इसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इट कैन होल्ड सिंगल वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। जो आपका कांस्टेंट है वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में केवल अपनी सिंगल वैल्यू को ही स्टोर कर सकता है। इसके बाद क्या दे रखा है हमारे पास? टाइप्स। तो पहला टाइप क्या आता है आपका? डेसिमल कांस्टेंट। तो डेसिमल की रेंज जैसे आपको पता है 0 to 9 होती है। यदि 0 to 9 के बीच में कोई भी नंबर लिखा जाए, जैसे 2, 3, 5, 9, तो ये आपका क्या होगा? एक तरीके से डेसिमल कांस्टेंट। अब ऐसे फ्लोटिंग पॉइंट, इसका मतलब कोई भी फ्रैक्शन, मतलब 2.35 या फिर 6.29, ये सब क्या हैं? आपके फ्लोटिंग। ऑक्टल, इसका मतलब 0 to 7 तक रेंज होगी। यदि आपने लिख दिया है 2, 3, 5, 7 या फिर 2, 3, 4, ये सब क्या है हमारे पास? ऑक्टल। ऐसे ही करेक्टर। करेक्टर क्या होता है? कोई भी हमारा सिंगल करेक्टर, जैसे ये ए या फिर बी या फिर सी या फिर नंबर भी, ये सब क्या हमारे पास? सिंगल करेक्टर। इसके बाद क्या दे रखा है हमारे पास? स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ मोर देन वन करेक्टर। यदि आपको ऐसे लिखना है ए बी सी, तो ये क्या कहलाएगी? आपकी एक स्ट्रिंग। ऐसे आपको लिखना है किसी का नाम, जैसे VIKAS, तो ये भी आपका क्या है? एक स्ट्रिंग। इसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम क्या है? पॉइंटर। अब देखते हैं हमारा पॉइंटर क्या होता है।
तो पॉइंटर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल दैट कैन कंटेन अ एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल। यानी कि पॉइंटर क्या होता है, एक टाइप का वेरिएबल ही होता है, लेकिन पॉइंटर हमारे से क्या करता है, किसी भी एड्रेस को स्टोर करके रखता है। इसका सिंटैक्स क्या होता है, सबसे पहले आप लिखते हैं डाटा टाइप, मतलब आपका किस टाइप का पॉइंटर डिक्लेयर किया जा रहा है। उसके बाद लगाते हैं एस्ट्रिक और इसके बाद क्या लिखते हैं अपना पॉइंटर नेम। ये क्या है हमारे पास सिंटैक्स अपने पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए। अब कुछ की पॉइंट हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला, वेरिएबल इज यूज टू स्टोर द वैल्यू बट पॉइंटर इज यूज टू स्टोर एड्रेस। वेरिएबल का यूज़ वैल्यू को स्टोर करने के लिए और पॉइंटर का यूज़ किस लिए करते हैं, किसी एड्रेस को स्टोर करने के लिए। M% इज यूज टू गेट एड्रेस। M% का यूज़ कर सकते हैं किसी भी एड्रेस को प्राप्त करने के लिए। द वैल्यू ऑफ नल पॉइंटर इज जीरो। नल पॉइंटर की वैल्यू क्या होती है, हमेशा जीरो। एस्ट्रिक इज यूज टू गेट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। एस्ट्रिक का यूज़ किस लिए किया जाता है, वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। अब एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे कि आपने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, इंटीजर a इक्वल टू 20। तो एक मेमोरी में एक बॉक्स क्रिएट होगा। जैसे एक बॉक्स क्रिएट होगा तो इसका नेम तो क्या है a, इसकी वैल्यू कितनी है 2, और सपोज करो इसका एड्रेस है 2004। अब ऐसे ही आपने एक डिक्लेयर किया है इंटीजर b इक्वल टू 30। तो इस समय में मेमोरी के अंदर क्या होगा, एक बॉक्स क्रिएट होगा जिसका नाम तो क्या है b, और वैल्यू कितनी है 30, और सपोज करो इसका एड्रेस है 20006। अब आपको ये दोनों एड्रेस स्टोर करने हैं, तो आप किसके थ्रू कर सकते हो, पॉइंटर के थ्रू। तो कैसे करेंगे, पहले आप लिखोगे इंटीजर, क्योंकि हमारी वैल्यू किस टाइप की, इंटीजर टाइप की, तो हम पॉइंटर बेस का डिक्लेयर करेंगे अपने इंटीजर टाइप का। तो आपने लिख दिया पहले इंटीजर, फिर आप लगाओगे एस्ट्रिक p, ठीक है। उसके बाद लिखोगे M% ऑफ कौन किसका एड्रेस लेना, सपोज करो a का। तो इस समय क्या होगा, मेमोरी के अंदर फिर से एक डिब्बा क्रिएट होगा जिसका नाम तो क्या होगा p, और सपोज करो इसका एड्रेस होगा 2008, और इसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर होगी 20004। यानी कि ये क्या कर रखा है, इसने इसके एड्रेस को यहाँ पर अपने अंदर स्टोर कर रखा है। सपोज करो आपको b का एड्रेस स्टोर करना है, तो आप लिख सकते हो इंटीजर एस्ट्रिक p2 बराबर M% ऑफ b। तो इस समय क्या होगा, b का एड्रेस इसके पास चला जाएगा। तो यहाँ पर इस समय मेमोरी के अंदर फिर से क्या होगा, एक बॉक्स क्रिएट होगा जिसका नाम तो क्या होगा p2, और सपोज करो इसका एड्रेस क्या है 2010, और इसके अंदर वैल्यू क्या पड़ी हुई है 2006, और 2006 किसका एड्रेस है, हमारे b का। इस तरीके से हमारा पॉइंटर वर्क करता है। तो सपोज करो अब आपको a की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो आप लिखोगे printf %d अब a। तो इस समय वैल्यू आपके पास कितनी आने वाली है भाई 20। आप इसे पॉइंटर के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। कैसे, आपको लिखना होगा printf %u, अब उसके बाद क्या लिखोगे आप, एस्ट्रिक ऑफ p। तो इससे भी क्या होगा, आपको वैल्यू कितनी मिलेगी 20, क्योंकि मैंने बताया था एस्ट्रिक का यूज़ कैसे करते हैं, अपने वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। अगर सपोज करो आपको एड्रेस प्रिंट करना है a का, तो आप ऐसे लिख सकते हो printf %d एड्रेस ऑफ किसका चाहिए हमें, a का। कितना मिलेगा 20004, क्योंकि मैंने आपको बताया M% का यूज़ किस लिए करते हैं, अपने एड्रेस को प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर मिलेगा 200। आप इस एड्रेस को किसी पॉइंटर के द्वारा भी एक्सेस कर सकते हैं। कैसे लिखना होगा, आपको लिखना होगा printf %d, केवल आपको क्या लिखना होगा p, क्योंकि p के पास किसका एड्रेस है, a का, और a का एड्रेस कितना है 2004। आप इतना समझ गए होंगे। यदि आप इसके अंदर कोई डिटेल प्रोग्राम चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। अब यूनिट नंबर 2 के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है, सबसे पहले क्या है, एरे। तो आपको एरे के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो एरे होता क्या है, एरे इज अ कंटेनर विच कैन होल्ड अ फिक्स नंबर ऑफ आइटम एंड दीज आइटम शुड बी ऑफ सेम टाइप। और हम क्या लिख सकते हैं, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ
सेम टाइप ऑफ डेटा, यानी कि एरे क्या होता है, एक प्रकार का कंटेनर होता है जो कोई फिक्स नंबर वैल्यू को क्या कर सकता है, अपने अंदर स्टोर कर सकता है, लेकिन वो वैल्यू सारी क्या होनी चाहिए, एक ही टाइप की होनी चाहिए, यानी या तो सारी वैल्यू इंटीजर ही हो, या सारी वैल्यू फ्लोट ही हो, या फिर सारी वैल्यू कैरेक्टर ही हो, तब तो ये हम अपने एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अब इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ एरे किस टाइप के होते हैं। तो हमारे पास बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। पहला 1 डायमेंशनल, दूसरा 2 डायमेंशनल और तीसरा 3 डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल एरे। तो सबसे पहले देखते हैं अपना क्या 1 डायमेंशनल एरे क्या होता है। एन एरे हैज़ अ 1 सबस्क्रिप्ट इज नोन एज 1 डायमेंशनल एरे और सिंगल डायमेंशनल एरे, यानी कि वो एरे जिसके पास केवल क्या होगी 1 सबस्क्रिप्ट होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल डायमेंशनल एरे। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है, सबसे पहले हमको लिखना पड़ता है यहाँ पर डेटा टाइप, उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं अपना एरे नेम, और यहाँ पर क्या लिखते हैं अपना साइज। तो ये क्या होता है हमारा सिंटैक्स अपने एरे को डिक्लेयर करने के लिए। एग्जाम्पल में जैसे कि इंटीजर B4, अब क्या है, b एक ऐसा वेरिएबल है जो इंटीजर डेटा टाइप की 4 वैल्यू को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। ऐसे आप लिख सकते हो फ्लोट c। तो c क्या है, एक ऐसा वेरिएबल है जो अपने अंदर फ्लोट टाइप की 40 वैल्यू को स्टोर कर सकता है। अब इसके अंदर देखेंगे असाइन अ वैल्यू, यानी कि अपने एरे को हम वैल्यू कैसे असाइन करते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, या तो आप लिख सकते हो कैसे, इंटीजर a ऑफ 4, यानी कि पहले आप क्या कर दो, अपने एरे को डिक्लेयर कर दो, अब उसके 1 बाई 1 इंडेक्स पे वैल्यू क्या कर दो, असाइन। कैसे कि a ऑफ 0 पर तो भाई चला जाए कितना, सपोज करो 2, अब a ऑफ 1 पर चला जाए 4, a ऑफ 2 पर चला जाए 3, अब a और 4 पर चला जाए हमारा कितना 9। अब ये मेमोरी में हमारे किस प्रकार से शो होंगे उसे हम देख लेते हैं। तो कुछ मेमोरी रिप्रेजेंटेशन हमारा ऐसे होगा, इंडेक्स इससे स्टार्ट होगा हमारा 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, क्योंकि हमने कितने लिए हैं एरे का साइज, सपोज करो हम 5 कर लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा a 0 1 2, इसके बाद कितना हो जाएगा 3, उसके बाद कितना हो जाएगा ये 4, सपोज करो यहाँ पर वैल्यू कितनी है 10। तो 0 1 2 3 एंड 4। इंडेक्सिंग हमेशा एरे किससे की जाती है, 0 से। सपोज करो यहाँ पर कितना था हमारे पास 2 4 3 9 10, और इसका कुछ एड्रेस भी होगा। सपोज करो इसका एड्रेस है 102, ये कितना होगा 104, ये 106 108 एंड 1010। और हम एरे को अपने किस प्रकार से वैल्यू असाइन कर सकते हैं, या तो हम पहले डिक्लेयर कर दें और उसके बाद उसके एक एक करके वैल्यू को असाइन कर दें। हम डायरेक्टली भी अपने एरे को वैल्यू असाइन कर सकते हैं डिक्लेरेशन के दौरान ही, जैसे कि हम लिख सकते हैं इंटीजर a और यहाँ पर डाल देंगे 4 और इक्वल टू, अब यहाँ पर वैल्यू दे देंगे सपोज करो 20 30 40 एंड 60। आप उसको इस तरीके से वैल्यू भी असाइन कर सकते हो। और आप एक तरीके से और डिक्लेयर कर सकते हो, आप लिख सकते हो इंटीजर a, यहाँ पर इस वाले ब्रैकेट को आप खाली छोड़ दो और यहाँ पर लिख सकते हो 2 3 4 5 और 6। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही समझ लेगा कि इसके अंदर कितने एलिमेंट है, वो यहाँ से काउंट करेगा 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या सेलेक्ट कर लेगा अपने पास 5। इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, फिर से वही इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगी 0 से, तो 0 1 2 3 एंड 4, इसे सबको सेपरेट कर देंगे अलग अलग, 0 1 2 3 4। अब वैल्यू रख देंगे 2 3 4 5 एंड 6। ऐसे कुछ एड्रेस होंगे, सपोज करो 100 102 104 106 एंड 108। अब देखते हैं कि यदि हमारा एरे दे रखा हो तो हम उसका एड्रेस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सपोज करो हमको इस वाले में 9 का एड्रेस कैलकुलेट करना है कि 9 का एड्रेस क्या होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एड्रेस इक्वल टू बेस एड्रेस प्लस वर्ड साइज ब्रैकेट i माइनस लोअर बाउंड।
तो निकाल लेते हैं बेस एड्रेस, जो भी हमारा स्टार्टिंग एड्रेस होता है वो क्या कहलाता है आपका बेस एड्रेस। तो यहाँ पर बी की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 102। अब वर्ड साइज, तो वर्ड साइज क्या होता है, हमारे वर्ड के बीच में गैपिंग कितने की है, देखो 2 4 6 8 10 कितने का है 2 का, तो वर्ड साइज कितना मिल गया 2। अब देखेंगे आई, तो आई की वैल्यू क्या है, हमें कौन सा वाले इंडेक्स पे निकालना है 3 पर, तो इंडेक्स की वैल्यू मिल गई हमें 3। अब हमें और क्या चाहिए लोअर बाउंड, तो लोअर बाउंड की वैल्यू क्या होती है हमेशा 0, तो यहाँ पर लिख देंगे लोअर बाउंड इक्वल टू 0। अब इसे क्या करना है, बस अपने फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, बेस एड्रेस प्लस वर्ड साइज और आई माइनस लोअर बाउंड, ये क्या है हमारा एड्रेस। तो रख देंगे बेस एड्रेस की वैल्यू 102 प्लस वर्ड साइज 2 और मल्टीप्लाई किस क्या है हमारे पास 3 माइनस 0। तो इसे कैलकुलेट करेंगे 102 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 102 प्लस 2 3 6 बराबर कितना आ जाएगा 108। तो यदि आप इसका एड्रेस देखोगे 3 का, तो कितना एड्रेस है हमारे पास 108। तो आप इस फॉर्मूले के द्वारा किसी भी एलिमेंट का आसानी से एड्रेस फाउंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपना 2 डायमेंशनल एरे। तो 2 डायमेंशनल एरे हमारा क्या होता है, एन एरे विच हैव अ 2 सबस्क्रिप्ट इज नोन एज 2 डायमेंशनल एरे, यानी कि वो एरे जिसके पास क्या होती हैं 2 सबस्क्रिप्ट होती हैं, वह पे कहलाता है 2 डायमेंशनल एरे कहलाता है। और हम इसे दूसरे किसके नाम से जानते हैं, मैट्रिक्स एरे के नाम से भी इसे जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर रो एंड कॉलम होते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि 1 सबस्क्रिप्ट इज यूज्ड फॉर रो एंड सेकंड इज यूज्ड फॉर कॉलम। 1 सबस्क्रिप्ट किसके लिए यूज करती है, रो के लिए, और सेकंड किसके लिए, कॉलम के लिए। तो इसका सिंटैक्स क्या है पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, वही अपना डाटा टाइप, उसके बाद क्या लिखते हैं अपना वेरिएबल नेम, उसके बाद क्या लिखते हैं अपने यहाँ पर रो का साइज और यहाँ पर अपने कॉलम का साइज, और उसके बाद सेमीकोलन। ये क्या है हमारा सिंटैक्स। एग्जाम्पल में हम बना सकते हैं इंटीजर A4, 2। तो ये क्या है हमारा एक 2 डायमेंशनल एरे है जिसके अंदर नंबर ऑफ, ये क्या है हमारे पास रो, और ये क्या है हमारे पास कॉलम। तो इसके अंदर 4 रो हैं और 2 कॉलम है। अब इसके अंदर एक टॉपिक आता है रो मेजर इम्प्लीमेंटेशन एंड कॉलम मेजर इम्प्लीमेंटेशन। इसको कैसे बनाते हैं हम देख लेते हैं। सपोज करो हमारे पास ये वाला हम बना लेते हैं, वन 2 3 एंड 4, ठीक है। ये क्या है हमारे पास रो 0, रो 1, रो 2 एंड रो 3, तो कितनी हो गई 4। अभी कॉलम 0 एंड कॉलम 1, ये क्या हो गए हमारे कॉलम। तो ये क्या कॉलम, इधर क्या है रो। सपोज करो इसके अंदर वैल्यू कितनी है 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 एंड 109। अब इस तरीके से आपको पहले रो मेजर इम्प्लीमेंटेशन दिखाना है। तो आप मेमोरी में कैसे चमकेगा, ये कुछ इस तरीके से चमकता है। सबसे पहले देखेंगे रो 1 में, रो 0 में। तो रो 0 में आपका क्या है 102 एंड 103। तो ये क्या है आपकी रो 0। कहाँ तक एक्सेस इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद क्या है रो 1, तो रो 1 में क्या है 104 एंड 105। तो यहाँ तक की रेंज दिखा दें किसकी है, रो 1 की। इसके बाद क्या देखेंगे अपना रो 2। तो रो 2 में क्या है हमारा 106 एंड 107। तो ये दिखा देंगे हमारी रो कितनी है, ये 2। तो इसका एक्सेस कहाँ है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके बाद क्या बचे हमारी रो 3। तो लिखेंगे 108 एंड एक और बना देंगे यहाँ पर क्या 109। तो ये क्या हमारी रो 3। इस तरीके से हमारा रो मेजर इम्प्लीमेंटेशन हो गया। यदि इसी क्वेश्चन का हमें क्या करना हो, कॉलम मेजर इम्प्लीमेंटेशन करना हो, तो कैसे करेंगे। इस बार क्या चलेंगे कॉलम बाय कॉलम। तो एक मेमोरी बनाएंगे फिर से। तो पहले में कितना है देखो 102, 104, 106 एंड 108। तो यहाँ तक का हमारा क्या है कॉलम 1 0, यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्या है हमारे कॉलम 0 की वैल्यू। अब इसके बाद क्या है 103, 105, 107 एंड 109
ये किसके लिए? हमारे कॉलम 1 के लिए। तो ये क्या हो गया आपका कॉलम मेजर इम्प्लीमेंटेशन। आसान है, आप इसे आसानी से ड्रॉ कर लोगे। इसके बाद फिर से वही है कि रो मेजर में एड्रेस को कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड कॉलम मेजर में एड्रेस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं अपना रो मेजर में एड्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है ए ऑफ आई कोमा जे। आई क्या है? हमारा रो नंबर, जे क्या है? हमारा कॉलम नंबर। इसको लिख देते हैं फिर से। जैसे यहाँ पर बी क्या है? फिर से वही आपका बेस एड्रेस। आई क्या है? आपका रो का इंडेक्स, यानी कि जिस भी इंडेक्स पे आपको वो फाउंड आउट करना है। एल आर क्या है? हमारा लोअर बाउंड। और एन क्या है हमारे पास? कोलन कितनी है? जे क्या है हमारे पास? कॉलम का इंडेक्स। इसके बाद एल सी क्या है हमारे पास? लोअर कॉलम। उसके बाद डब्ल्यू क्या होता है? फिर से हमारा वही वर्ड साइज। इस फॉर्मूले के थ्रू आप सारी वैल्यू पहले निकाल लेना और फिर डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद ये क्या है? कॉलम मेजर। तो कॉलम मेजर में भी सेम है, बस यहाँ पर आपको क्या बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर डब्ल्यू क्या होता है, और सॉरी एम क्या होता है? नंबर ऑफ रो। और वहाँ पर एन क्या था? नंबर ऑफ कॉलम। बस इतना याद रखना, बाकी सारी चीज़ें क्या हैं यहाँ पर सेम। इसके बाद क्या है? मल्टी डायमेंशनल एरे। एन एरे विच हैव मोर देन 2 सबस्क्रिप्ट इज नोन एज मल्टी डायमेंशनल एरे। यानी कि वो एरे जिसके बाद आपकी 2 से ज़्यादा सबस्क्रिप्ट होती हैं, आप उसे क्या कह सकते हो? मल्टी डायमेंशनल एरे कह सकते हो। सिंटैक्स क्या है उसका? सबसे पहले वही लिखना है आपको, डेटा टाइप। उसके बाद क्या डालते हैं? अपना वेरिएबल नेम। उसके बाद डालते हैं यहाँ पर पेज। उसके बाद यहाँ पर डालते हैं हम अपना रो। और इसके बाद यहाँ पर डालते हैं हम अपना कॉलम। तो उसके बाद सेमीकोलन। इसका एक एग्जांपल आप लिख सकते हो, इंटीजर ए 2 कॉमा यहाँ पर लिख सकते हो 3 और यहाँ पर लिख सकते हो 3। तो यहाँ पर देख रहे होगे सबस्क्रिप्ट कितनी है? 3। देखो 1 2 3। अब इसके नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं? 2। रो कितनी है? 3 एंड कॉलम कितने हैं? यहाँ पर 3। ये क्या आता है आपका? मल्टी डायमेंशनल या फिर 3 डायमेंशनल एरे। आप इसे एक्सप्लेन कर देना। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक बचता है एडवांटेज ऑफ एरे। तो सबसे पहला एडवांटेज एरे का हमारा क्या है? रैंडम एक्सेस, यानी कि हम एरे के इंडेक्स के थ्रू किसी भी रैंडमली एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्या लिखा हुआ है? इजी टू ट्रैवर्स। इसके अंदर ट्रैवर्स करना आसानी होता है। थर्ड लिखा हुआ है इफ़िशेंट मेमोरी यूज़। हम इसके अंदर इफ़िशेंट मेमोरी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज करो हमें इंटीजर डेटा टाइप की केवल क्या है? 10 ही वैल्यू को स्टोर करना है, तो हम केवल अपने 10 साइज का अपना एरे डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है ईजी टू सॉर्ट। इसको सॉर्ट करना आसान होता है। इसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है ईजी टू यूज़। इसको आसान करना भी काफ़ी ईजी होता है। अब इसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर डिसएडवांटेज। तो पहला क्या है? फिक्स साइज़, यानी कि जो हमारा एरे होता है हम उसे फिक्स साइज़ के अंदर ही डिक्लेयर करते हैं। यानी कि यदि हमने एक बार अपने एरे को डिक्लेयर कर दिया है तो हम रन टाइम के दौरान उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या है? सेकंड पॉइंट वेस्टेज ऑफ मेमोरी। इसके अंदर क्या है? हमारी मेमोरी भी वेस्ट होती है। कैसे? सपोज करो आपने एरे डिक्लेयर किया है अपना 20 साइज़ का, लेकिन जब आपने एलिमेंट इंसर्ट करना स्टार्ट किया तो आपके पास केवल 10 ही एलिमेंट थे जिसने आपने इंसर्ट कर दिया, तो आपका 10 मेमोरी स्पेस क्या रह गया? वो खाली। तो वहाँ पर क्या होगा? 10 वो वेस्टेज। तो इसलिए क्या है? ये एरे क्या होता है? हमारा वेस्टेज ऑफ मेमोरी। नंबर थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। इसके बाद लास्ट टॉपिक है जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन के पूछा जा सकता है या फिर किसी लॉन्ग क्वेश्चन के साथ जुड़ के आ सकता है, एप्लीकेशन ऑफ एरे। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है एरे आर यूज टू स्टोर लिस्ट वैल्यू। यदि आपको लिस्ट वैल्यू को स्टोर करना है तो आप अपने एरे का यूज़ कर सकते हैं। सेकंड नंबर है एरे आर यूज टू परफॉर्म मैट्रिक्स ऑपरेशन। एरे का यूज़ हम अपने मैट्रिक्स ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए भी करते हैं। थर्ड फॉर्म में
एरे आर यूज टू इम्प्लीमेंट सर्चिंग एल्गोरिथम। एरे का यूज़ हम सर्चिंग एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी करते हैं। फोर्थ पॉइंट, एरे आर यूज टू इम्प्लीमेंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम। सॉर्टिंग एल्गोरिथम के थ्रू भी हम इसका यूज़ करते हैं। इसको लिखा हुआ एरे आर यूज टू इम्प्लीमेंट स्पार्स मैट्रिक्स। एरे का यूज़ हम अपनी स्पार्स मैट्रिक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी करते हैं। आपसे पूछे स्पार्स मैट्रिक्स क्या होती है, तो स्पार्स मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो एलिमेंट तो क्या होते हैं, कम होते हैं, और जबकि जीरो वाले एलिमेंट क्या होते हैं, ज़्यादा से 0 0 0 0, उसके बाद 0 0 1 0, उसके बाद 0 0 0 1। तो यहाँ पर देख रहे हैं नॉन ज़ीरो एलिमेंट तो कितने हैं, 2, और ज़ीरो एलिमेंट कितने हैं, 3 6 और 10। कितने हैं इसके अंदर, 10। तो ये ऐसी मैट्रिक्स को आप क्या बोलोगे, स्पार्स मैट्रिक्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंप्लीट वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।